हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली हियर। वेलकम टू द ऑल एग्जाम प्लेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शिफाली ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ अभी क्या डिस्कस कर रही हूं, तो आपको पता है कि मैं शिफाली आपके साथ एनवायरमेंट, बायोलॉजी और इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने काम जो है उस पर करना शुरू कर दिया है और बस इसके बाद आपको जो भी नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे अबाउट केमिस्ट्री के बारे में हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एनवायरमेंट भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं आपका कवर करवाती जा रही हूँ। ठीक है, नाउ क्योंकि हमारे बायो में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीटेड हो गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना था कि जो टॉपिक हमारे इनकम्प्लीट रह गए हैं तो पहले हम उनको कंप्लीट कर लें, ताकि एक सब्जेक्ट से क्या हो जाए, हम फ्री हो जाएं। एक बार मैं डिस्कस करवा देती हूँ, है ना। एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं रिव्यू आपको बताना चाहूंगी कि हमें अभी क्या क्या रह गया है या हमें क्या क्या बायो में अभी कवर करना है। तो देखो, आज जो टॉपिक मैंने उठाया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इसके अलावा तुम लोगों को, क्योंकि मैंने हार्मोन वाला जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, सो दैट्स वाई मुझे लगता है अब ये तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, मैंने आपको पहले जो है कवर करवा दिया था अबाउट रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको बताने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं प्लांट के बारे में बता चुकी थी आपको। ठीक है, सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो एक मेजर टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, ये तो वो टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे कुछ कौन से पोर्शन है तो उसके बारे में 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। फोटोसिंथेसिस के साथ ही जैसे ही मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी तो फिर वहां पे तुम्हारा क्या शुरू करवा दूंगी, आफ्टर फोटोसिंथेसिस जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो तुमको फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे एनवायरमेंट में, एक टॉपिक है हमारे एनवायरमेंट का जिसे हम बेसिक एनवायरमेंट में कह सकते हैं कि आपका जो फूड चेन और फूड वेब वाला जो पोर्शन है जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी से शुरू होगा। तो आप याद रखना, ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम अबाउट डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज फूड चेन, क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ फूड चेन, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रुप क्या है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, फिर कंज्यूमर किसको कहा जाता है। तो जब आप फोटोसिंथेसिस को ठीक तरीके से समझ लोगे तो आपको ये समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऊर्जा का जो नियम लगता है वो क्या है। देखो, यहां से ना इस बार क्वेश्चन भी आया था, अगर आपको पता हो पीएससी के जो अभी आपका प्रीलिम्स हुआ था 2023 में, है ना, तो 2023 के प्रीलिम्स में यहाँ से एक एनर्जी का यानी कि जो एनवायरमेंट वाला पोर्शन है यहाँ से ऊर्जा का नियम पूछा गया था। तो अब ये बताना था कि वो जो नियम है वो किससे रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स से है, किससे है, तो ये हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाऊंगी तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पर जो हमने क्या पढ़ लिया है अभी, एक एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट किया था, क्लियर है। तो एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्योंकि ह्यूमन में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक जो है वो लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, और इसके बाद के जो टॉपिक रह गए हैं तो वो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ तुम्हें, है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम मैंने करवा दिया है। इसका बचा हुआ दूसरा वाला पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, जैसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। तो अभी ये मुझे तुमको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, और ये तुम्हारा जैसे ही ह्यूमन में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही तुम्हारा ह्यूमन में कंप्लीट हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी बॉटनी के ऊपर। ठीक है, जहां पे जूलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा वहां चलेंगे फिर हम बॉटनी के ऊपर। बॉटनी में क्या करवाना है, तो बॉटनी में थोड़ा सा ध्यान से देखना, बॉटनी में हमें कंप्लीट करवानी है यही वाली चीजें। तो देखो, ये सेम चीज आपकी बॉटनी में रह गई है अभी, है ना। अभी बॉटनी वाले पोर्शन में तुम्हारी ये चीज रह चुकी है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लांट्स का हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है। प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वहां पे क्या हार्मोनल प्रोसेस होती है, तो वो मुझे बताना है। तो प्लांट्स के जितने भी हार्मोन्स हैं हो सकता है मैं 1-2 दिन में तुम्हारे कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारा भी एक टॉपिक और रह गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने ह्यूमन में कंप्लीट करवा दिया है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया है इन ह्यूमन। ठीक है, अब यहां देखो,
यहाँ प्लांट्स में बचा है तुम्हारा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये करवाना है, ठीक है। प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम मुझे कंप्लीट करवाना है, ये मैं करवा दूंगी। इसके बाद जो है वो तुम्हारे ये 3 टॉपिक लाइन से तुमको मिलेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस भी मिल जाएगा, सेम हार्मोन्स मिल जाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल जाएगा, और एक और है प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जो नर्वस सिस्टम है, होता तो है नहीं है, ठीक है, होता तो है नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एज अ नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सेंसिटिव सेंसेशन जो है वहां पे होती है किसी प्रकार के जो है। जब मैं आपको नर्वस सिस्टम इसमें पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत सारे स्टिमुलेशन होते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब होता है बाहर से कुछ उत्तेजना जो है वो प्रकट होती है, तो वो इसमें हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो यहां तक मैंने तुमको बता दिया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन में क्या है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, ये सब हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो पोर्शन जो तुम्हारे कंप्लीट होते जा रहे हैं वो भी मैं बताती जा रही हूँ, जो रह जाएगा वो भी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एप्लीकेशन पे जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर अभी तक अपलोडेड हैं उनको अच्छे से पढ़ो। अगर क्वालिटी चाहिए है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, और यहां पर मैं शुरू कर रही हूं आपका टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैम हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले जरा इसके बारे में बताओ। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम बेटा प्लांट्स में पढ़ चुके हैं, और प्लांट्स में पढ़ चुके हैं मतलब कौन सा पढ़ चुके हैं, तो मैंने प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो बताया था, फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया था, ठीक है। फिर जैसे ह्यूमन में क्या होता है, जैसे ह्यूमन में ओव्यूलेशन होता है, जैसे ह्यूमन में जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं उसी प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके प्लांट्स में पॉलिनेशन बोला जाता है, ठीक है। सो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बारे में बता चुकी हूं। फिर प्लांट्स में होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूलेशन सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बता दिया था। फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, और जाइगोट होने के बाद आपके क्या होता है, कौन से पोर्शन में सीड कैसे बनता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैं सब बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक तो तुम्हारा बॉटनी में भी कंप्लीटेड है, रह गया था ह्यूमन में, इसीलिए इस टॉपिक को आज उठाया है, क्योंकि बेसिक तुमने हार्मोन्स पढ़ लिए हैं, तो अब तुमको इतनी जानकारी जो मैं पढ़ाऊंगी तो वो तुम्हें क्लियर होती जाएगी। हाँ, जो कुछ चीजें वहां पर मैंने डिटेल से नहीं बताई थी, जैसे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, इनहिबिन, एक हार्मोन वहां पर नहीं बताया था, क्योंकि इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी अगर ये नहीं समझोगे तो वो हार्मोन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझो जरा। ह्यूमन में हम इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्योंकि ह्यूमन आपको पता है, तो जो ह्यूमन होता है ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है, तो आपको पता है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 मिनट के लिए रिवाइज भी करवा देती हूँ। जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है इसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रिप्रोडक्शन को मैम हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं उनको जनरली कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हम जो देखते हैं इस दुनिया के जो रिप्रोडक्शन है उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो फर्स्टली इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, क्लियर है, जिसे हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, क्लियर है। दूसरी साइड पे आते हैं, द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हिंदी वी कॉल दैट लैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं इसको, लैंगिक प्रजनन, ठीक है। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट क्या कर लेता है, अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लोन, वो बनाने के लिए क्या होता है, अकेले ही बना सकता है। सो दीज आर द आइडेंटिकल टू, जो पेरेंट है ना उसके, आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है, आइडेंटिकल टू पेरेंट इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, ठीक है। सिंगल जो है इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, यानी कि एक ही
एक ही जो क्या होता है पेरेंट होता है, उसी से ये रिप्रोडक्शन हो जाता है। थर्ड, इसमें किसी भी प्रकार के आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को उतने नहीं मिलते जितने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस है, ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो कंपैरेटिव कैसे होते हैं, कम होते हैं। जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो कंपैरेटिव कैसे होते हैं, कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में, तो आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इसका जो गैमेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि इनके जो गैमेट होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होना, इक्वल होना। तो यहाँ कह सकते हैं कि एक देयर इज नो, यहाँ पर गैमेट सेल्स नहीं बनती है, गैमेट कोशिका या जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है, का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ गैमेट सेल की कोई जरूरत नहीं होती है, जबकि यहाँ पर जो है वो इस वाले प्रजनन के लिए यानी कि इस वाले रिप्रोडक्शन के लिए अलग से आपको गैमेट सेल की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो आप सबसे पहले बताओगे कि जो लैंगिक प्रजनन है भैया उसकी कुछ मेजर क्वालिटीज हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, इसमें बहुत कम समय लगता है, ठीक है। एक और फीचर लिख लो इसका, इट इज अ कैसा है, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस है मतलब यह एक बहुत तीव्र प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होता है इसमें, है ना। स्लो प्रोसेस नहीं है, फास्ट प्रोसेस है, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। जबकि यहाँ पर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहले तो आप बताओगे कि इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है भैया, लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस है मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, क्लियर है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरी बात करते हैं कि इसमें जो है वो गैमेट सेल्स यानी कि दो पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कितने होते हैं, दो संतति जो है, लिख सकते हो दो संतति या टू पेरेंट इन्वॉल्व, टू पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। अब ये जनन ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए क्या फॉर्मेशन होंगे, तो आप बताओगे कि इस वाले रिप्रोडक्शन में गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है। गैमेट सेल फॉर्मेशन होता है मतलब जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्या होती है जनन कोशिकाएं, तो अभी ये पूरे चैप्टर में तुमको सब कुछ इतना डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो इसलिए नहीं बोल रही हूं मैं क्योंकि यहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जैसे मैंने हार्मोन वाले टॉपिक में आपको बताया था कि भैया बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10 से 12 बार हर एग्जाम में, कभी बिहार पीएससी में, कभी यूपी पीसीएस में, कभी किसी और एग्जाम में, तो कभी किसी अदर एग्जाम में, और खासतौर पर स्टेट के एग्जाम में जानबूझकर जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर तुमसे पूछ लिया कि जो स्पर्म है वो कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं, या फिर जो शुक्राणु हैं उनको जो न्यूट्रिशन है वो पोषण कौन सी कोशिकाएं देती हैं। अब अगर तुमको कोशिका के बारे में नहीं पता होगा तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी कोशिकाएं जो है वो हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। जैसे कि अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो ओवा के आसपास जो है बहुत सारी अनदर सेल्स होती हैं जिन्हें हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। मतलब समझो, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ग्रेफियन फॉलिकल किस तरीके का हार्मोन निकालता है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन कैसे निकलता है, तो ये सारी कहानी जो है तुमको धीरे धीरे पूरा पता चलेगी कि कौन कौन सी, अच्छा ओवा को कौन सी सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो ये सब कुछ तुमसे जब बनेगा जब तुम डिटेल में पूरा पार्ट पढ़ोगे। अगर तुमने यूं ही पढ़ लिया तो काम नहीं बनने वाला, है ना। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि बहुत जो मील होता है उसकी जो नसबंदी होती है इसको क्या कहा जाता है, तो उसको वेसिक्टोमी कहते हैं, ठीक है। फीमेल में जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भाई ट्यूबेक्टोमी का दूसरा नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं सेल्फ इंजेक्टोमी जो है इसका दूसरा नाम होता है। फिर पूछते हैं कि यूटेरस का अगर किसी का गर्भाशय ही निकाल दिया जाता है तो इस गर्भाशय में, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कि आपकी जो मदर है या फिर जो घर में और भी लेडीज हैं तो कई बार उनका जो यूटेरस है वो निकाल दिया जाता है, यानी कि गर्भाशय जो है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, बच्चादानी जो कहलाती है, तो उसको कभी कभी ऑपरेशन के थ्रू निकालना पड़ता है या निकाल दिया जाता है। सो व्हाट इज इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे कि इसको हम हाइस्टेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि यूटेरस को निकालना, या जो यूटेरस होता है इसका दूसरा नाम होता है हाइस्ट्रा। सो दैट इज कॉल्ड हाइस्टेक्टोमी, ठीक है। फिर अगर कभी पूछ लिया जाता है कि जो ओवरी होती है, ओवरी दैट इज कॉल्ड, जहां पर ओवा प्रोड्यूस होता है, तो उस ओवा का अगर हम क्या करते हैं फीमेल की बॉडी से निकाल देते हैं, सो व्हाट इज
इट इज कॉल्ड। तो आप बोलोगे इसको क्या बोलते हैं, ऊफ्रक्टोमी बोला जाता है। तो आप इनके अलग अलग नाम है कि व्हाट इज द नेम ऑफ, अगर ओवा बन रहा है तो इसको क्या कहोगे, तो ओवा बनने की जो प्रोसेस कहलाती है दैट इज कॉल्ड oogenesis। स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो आप बताओगे इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि ये सारी प्रक्रियाएं तुमको पढ़ना बेहद मात्रा में क्या है, जरूरी है। तो भाई यहां से अगर कोई क्वेश्चन बना और नहीं अगर आया है ना, हमसे नहीं बना, तो दिस इज आवर फॉल्ट नॉट दिस, ठीक है। सो यहाँ पर आपको डिटेलिंग पढ़नी है सभी प्रकार की, तो यहाँ हम आते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, दो जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होंगे, गैमेट शेल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर जानकारी सुनो। अब ये जो दोनों गैमेट होते हैं, ये दोनों गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे, वो कैसे होंगे, आधे होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र आधे होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड नंबर का मतलब ये है कि एक एग्जांपल से बता रही हूँ, या डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में बता देती हूँ। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कैसे होते हैं, डबल होते हैं। जैसे कि ह्यूमन में है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो एक कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, तो यहाँ पर 46 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आओगे, जो आपकी मेल और फीमेल की कौन सी कोशिका होती है, दैट इज कॉल्ड गैमेट शेल, जनन कोशिका। तो ये जो जनन कोशिकाएं हैं, चाहे मैं शुक्राणु की बात करूं चाहे मैं अंडाणु की बात करूं, ठीक है, यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये आपका, चाहे मैं स्पर्म की बात करूं, एक्चुअली ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना है ना। चाहे मैं स्पर्म की बात करूं और चाहे मैं ओवम की बात करूं, ठीक है, चाहे ओवा की बात करें चाहे स्पर्म की बात करें, ओवा इज कंसीडर्ड टू बी बिगर देन स्पर्म, है ना। ये यहां पर याद रखना, अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो यहां पर अपने को, तो ये ओवा, और यहाँ पर ओवा इज अ नंबर ऑफ ओवास, ठीक है, और ये जो है स्पर्म, ठीक है, मतलब एक शुक्राणु और एक अंडाणु, ठीक है, एक शुक्राणु और एक अंडाणु जो है वो आप ध्यान रखोगे कि इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, तो आप बताओगे आधे होंगे। आधे का मतलब है 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे। और इसके अंदर भी कितने होंगे, आधे होंगे। आधे का मतलब 23 यहाँ होंगे। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अब इस फर्टिलाइजेशन से ये क्या करेंगे, अब इस फर्टिलाइजेशन से ये बनाएंगे क्या, यस, हम इस फर्टिलाइजेशन से यहां पर ये बना लेंगे एक सिंगल सेल, ठीक है। मान लीजिए ओवा और ये बना, तो इससे बनी एक सिंगल सेल जिसको क्या कहते हैं, जायगोट। सो जायगोट जो है वो आपका, क्योंकि 23 क्रोमोसोम यहां से रिसीव हुए, 23 यहां से रिसीव हुए, तो ये जो जायगोट है अब बनेगा, ये कितना होगा, तो आप बताओगे दिस इज कॉल्ड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये बन गई एक कंप्लीट कोशिका। तो आप देख रहे हो कि जो आपका डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड में मतलब एक सेल मतलब 46 मान लीजिए यहाँ है। अब इसी से क्या बन जाए, अगर यही स्प्लिट हो जाए और एक कोशिका ये और एक कोशिका ये, तो ये क्या करती है, पहले अपना जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको कहते हैं गुणसूत्र, ये गुणसूत्र को क्या करती है, पहले बढ़ाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, उसको बढ़ा देती है, साइटोप्लाज्मा को बढ़ाती है और दोनों का इक्वल डिवीजन कर लेती है। तो 46 यहाँ बन जाता है और 46 ये हो जाता है। तो एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। अब बेटा जो फीचर इसके अंदर होंगे ना, जो गुण इसके अंदर होंगे वही गुण इसमें आएंगे, वही गुण इसमें आएंगे, क्योंकि अलग से तो कुछ है नहीं है। जो इसके पास गुण होगा वही गुण इसमें भी आएंगे और वही गुण इसमें भी आएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो भिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम देखने को मिलता है, जबकि जो वेरिएशंस हैं जिनको हम भिन्नताएं कहते हैं, आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे उत्परिवर्तनवाद के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और इसके अलावा लेमार्क के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो आप बताओगे कि जो वेरिएशंस होती हैं एक जीव से अगले जीव में, जैसे कि हम मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कोई भी एक बच्चा है ना, अगर उसके मम्मी पापा जो हैं
उसमें कुछ फीचर उसके खुद के होंगे, उसके खुद के फीचर होने का मतलब ये है कि मम्मी में कुछ फीचर है, कुछ फीचर पापा में है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के पर्सनल कुछ ना कुछ फीचर्स अपने खुद के होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? तो आप बताओगे जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पर ना कुछ एरर आती है। एरर का मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम नए बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम का क्या होना, डिवाइड होना। जब डिवीजन होता है, सॉरी, जब क्या होता है आप बताओगे कि जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने आप को डबल करते हैं तो क्या बनाते हैं, अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं। तो क्या बनाते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं। क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं। और ये कॉपी क्रिएट होते समय हो जाती है कुछ एरर। क्या हो जाती है बेटा? हो जाती है कुछ एरर। और यही एरर कारण होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन देखने को। वेरिएशन का मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली जो है कि वो आप देखोगे कि अगला जो प्राणी है उसमें कान ही नहीं है, नाक ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिएशन इन द सेंस कि मतलब मदर फादर के कुछ फीचर्स हैं, उनमें कुछ एक आध दो फीचर उसके खुद के पर्सनल हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। क्लियर है? चलो, सो मैंने यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन पूरा समझा दिया है। व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या बताया यहां पर ना, लंबी प्रोसेस है, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, गैमेट शेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड होती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, और यहाँ पर 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बिना 2 पेरेंट के ये काम नहीं होने वाला है। ठीक है, सो 2 पेरेंट इन्वॉल्व, ये सिंगल प्रोसेस है। यहाँ पर जो आइडेंटिकल बनता है, मतलब जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है या जो भी क्या कह सकते हैं जो बन रहा है नया ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है किसके, इस वाले में ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है किसके, अपने पेरेंट के। जबकि यहाँ पर इट इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज नॉट आइडेंटिकल, इट इज नॉट आइडेंटिकल। ये याद रखना, यहाँ पर बिल्कुल आइडेंटिकल पेरेंट के नहीं होता है, क्योंकि कुछ फीचर्स एक पेरेंट से आते हैं, कुछ फीचर दूसरे पेरेंट से आते हैं। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ इट इज द मिक्सचर ऑफ, आप बता सकते हो किसका ये मिक्सचर होता है? सो इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 गैमेट्स। ठीक है, क्लियर है? अब तो चलो, यहां पर ये कहानी हो गई है। आगे मुझे इसके बारे में बतानी थी आपको कहानी, कि हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या कहानी जो है वो हमें यहाँ से देखनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहानी पर हम आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे पहले तो आपने देखा कि इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा है? आप बताओगे कि यह लैंगिक प्रजनन है। क्या है? लैंगिक प्रजनन है। क्लियर बच्चा? ये लैंगिक प्रजनन है। हाँ मैम, लैंगिक प्रजनन है। तो अगर मैम लैंगिक प्रजनन है तो इसकी एक खासियत होनी चाहिए कि मैम अगर ये लैंगिक प्रजनन है तो इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने चाहिए। बिल्कुल, तो हम लिखेंगे कि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। और यहां पर पेरेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो आप बताओगे कि जिसमें ओवम प्रोड्यूस होगा। ओवम का मतलब है जिसमें अंडाणु प्रोड्यूस होंगे, जो जिनमें अंडाणु बनेंगे, उसको क्या देते हैं यहाँ पर? फीमेल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं दिया गया है कि फीमेल किसको कहोगे। फीमेल इज लाइक, मतलब जिसमें भी ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है उस पूरी की पूरी प्रजाति को हमने फीमेल कह दिया। अब चाहे वो जानवरों में हो चाहे वो इंसानों में हो। ठीक है, जैसे कि आपको समझना है कि कैसे एग्जाम्पल लिख सके। हाँ, घोड़ा क्या है, वो घोड़े के जस्ट अपोजिट घोड़ी कौन सी है। तो अगर आपको उसको डिवाइड करना है, उसको समझना है कि दिस इज द फीमेल और दिस इज द मेल, तो इसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि ये मेल होगा, ये इसका फीमेल होगा। तो उसके बेस पे 2 चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई भी है और अगर वो अंडाणु यानी कि ओवम प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पूरी प्रजाति को हमने, स्पीसीज को नाम दे दिया है फीमेल। उस कैटेगरी की वो प्रजाति फीमेल कहलाएगी। सेम यहाँ पर आप अगर वो स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है, अगर वो बना रही है कौन सा? स्पर्म यानी कि अंडाणु। ठीक है, अगर वो बना रही है ओवम तो कहोगे इसको, यहाँ स्पर्म को शुक्राणु लिखना था, सॉरी। अगर वो अंडाणु बना रही है तो फीमेल है। अगर वो शुक्राणु का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रही है? आप बताओगे शुक्राणु का फॉर्मेशन कर रही है, तो आप उसको बोलोगे कि वो मेल है।
वो है मेल। अगर ऐसी प्रजाति जो शुक्राणु बना रही है तो उस पूरी प्रजाति को हमने मेल कंसीडर कर लिया है। जहां पर अगर वो अंडाणु बना रही है तो ऐसी पूरी प्रजाति फीमेल कहलाएगी। ठीक है, अब सुनो, अब बताओगे कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि लैंगिक प्रजनन है तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। हम दोनों पेरेंट के हमने नाम भी यहाँ पर देख लिए हैं कि कैसे रखे गए हैं। फीमेल ओवम तो इसको फीमेल बोल दिया, और स्पर्म है तो इसको हमने क्या कह दिया, मेल कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये और कहानी समझते हैं कि मैम अगर ये फीमेल है और ये मेल है तो मैम हमें ये भी तो पढ़ना है, हमें ये भी तो पढ़ना है कि आखिरकार इनका जो प्रजनन है मैम वो कैसे होगा। ठीक है ना, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो आप बताओगे कि फीमेल्स में अंडाणु प्रोड्यूस करने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है। फीमेल में अंडाणु प्रोड्यूस करने के लिए एक पूरा सिस्टम होता है जो अकेले एक ही काम नहीं करता है। आप बताओगे कि जो मेनली हम कह सकते हैं कि एक बच्चा पैदा करने के लिए जहां से शुरुआत होती है एंड तक जो काम होता है वो कहाँ होगा, फीमेल में होता है। दिस इज कॉल्ड, अभी मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। ये भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप है, निषेचन के 2 पार्ट है। तो जब हम निषेचन पे आएंगे तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि निषेचन अगर बाहर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो निषेचन है वाटर बॉडी में भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जो मेढक होते हैं, तो मेढक हो गए, है ना, जो मच्छर के लार्वा होते हैं, ये कहाँ होते हैं, पानी में पड़े होते हैं, और इनको चाहिए होती है बहुत सारी, क्या इनको चाहिए होता है एक वाटर बॉडी। बिना वाटर बॉडी के क्या नहीं कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यानी कि अपना जो लार्वा होता है, जिसको हम मेनली क्या कहते हैं, एग्स कह देते हैं, स्पर्म्स कहते हैं, ये कहाँ रिलीज करते हैं, तो वाटर बॉडी के ऊपर रिलीज कर देते हैं, और वहीं पर जाके क्या हो जाता है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि ह्यूमंस में होता है, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें होता है, जिनमें जो है जो स्पर्म है उनका सीक्रेशन जो है वो कहाँ कर दिया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो फीमेल्स में दैट इज कॉल्ड वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर स्पर्म का क्या किया जाता है, सीक्रेशन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसीमेशन। अब मैं आपको एक एक करके पूरा बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसीमेशन, इसको क्या कहते हैं, ये सब एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो अगर फीमेल है वो अंडाणु का प्रोडक्शन कर रही है, और अगर मेल है और अगर वो शुक्राणु का प्रोडक्शन कर रहा है, तो आखिरकार ये कैसे करेंगे। तो आप बताओगे कि मैम इसके लिए होते हैं इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनका प्रोडक्शन करने के लिए दे हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है। सो हम पहला पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और आप बताओगे कि यही वो ऑर्गन है जहां से किसका प्रोडक्शन होता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इट इज द, ये ऑर्गन्स ना क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं आप बताओगे, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं या जनन कोशिकाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जनन कोशिका बनाते हैं। तो एक ये हो जाएगी जनन कोशिका अंडाणु, एक जनन कोशिका हो जाएगी शुक्राणु। सो फर्स्ट अब हम नाउ स्टार्ट करते हैं विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए, सो हेडिंग में डालेंगे आज का टॉपिक जो है वो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हमें पढ़ना है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहां से ओवा का प्रोडक्शन होता है ना, कैसे होता है। तो अभी हम इसको पहले कैटेगरी में डिवाइड कर लो कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, चलो यहां लिखा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू देना चाहती हूँ, है ना, फिर हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। देखो यहाँ पर
अगर मैंने डायग्राम डाला होगा तो ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में शायद मैंने जब आपको हार्मोन्स पढ़ाए हैं तो मैं दिखा चुकी हूँ कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द कंप्लीट, ये आपको जो दिखाई दे रही है यहां से लेके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी फीमेल में, मैं यहाँ हाईलाइट करके बताऊंगी। देखो, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है। ये महिलाओं में ओवरी का हिस्सा है। जस्ट अ मिनट रुकना, वेट अ मिनट, कोई और डायग्राम होगा तो मैं उससे आपको, हाँ यस ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ये, ठीक है, यस इट इज द गुड स्ट्रक्चर, ये जो है आपके सामने, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, कंप्लीट डायग्राम है। अब यहाँ पर, यहाँ देखो आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वो क्या होता है, ओवरी। सो दिस इज द ओवरी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है फीमेल में ओवरी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सिंगल्स में प्रेजेंट होता है और कौन जो है वो आपके कैसे होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कौन पेयर में प्रेजेंट होता है और कौन सिंगल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से, तो ये सबसे पहला मैं यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर करना चाहती हूँ। तो ये जो है आपके, ये जो है आपको पहला दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंडाशय, जिसे हम क्या कहते हैं अंडाशय। हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। अंडाशय कितने हैं तो आप बताओगे कि यह जोड़ी में मिलते हैं, तो ये दो जोड़ी होते हैं, सॉरी जोड़ी एक, ये एक जोड़ी होते हैं, जोड़ी में होंगे, तो वन पेयर होता है इनका, वन पेयर होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक ओवरी काम करती है, दूसरे टाइम पे दूसरी ओवरी काम करती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक टाइम पे एक ओवरी क्या करती है, अपने ओवा का डेवलपमेंट करके उसको फैलोपियन ट्यूब में प्रोडक्शन करती है, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है आपकी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं पीरियड्स आना, तो पीरियड्स के थ्रू अगर ओवा बाहर निकल जाता है तो दूसरी ओवरी उतने में क्या करती है, प्रिपरेशन करती है। मतलब वंस अ मंथ एक ओवरी से क्या होगा, एक प्रोड्यूस होगा, दूसरी वाली से फिर दूसरा, तो इस तरीके से क्या चलता रहता है, अल्टरनेटिव फंक्शन चलता रहता है। सो दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इट इज द फर्स्ट, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम और ज्यादा उस डायग्राम के पास पहुंचते हैं, ठीक है, यस यहाँ पर देखो, तो ये है आपकी ओवरी, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये ओवरी दिखाई दे रही है। अब आपकी जो ओवरी होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, तो अभी मैं आपको सब बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या है। अब यहाँ पर एक कुछ आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ये यहाँ तक जो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं हम, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये आपको ओवरी जो है वो अलग से पढ़नी है, जबकि आपका यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक का जो पोर्शन होगा, मैं जहां पर हाईलाइट कर रही हूं, ये एक डक्ट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जो पूरा पढ़ना है आपको, ये डक्ट सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। सो एक हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और दूसरी हो जाएंगे आपके एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। एक्सेसरी का मतलब होता है जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है कि आपने सुना नहीं है कि इसकी एसेसरी खरीदनी है, मोबाइल की एसेसरीज खरीदनी है, लैपटॉप की एसेसरी खरीदनी है। एसेसरी का मतलब जो क्या करते हैं, जो मेन ऑर्गन को सहायता प्रदान करते हैं। सो दिस इज द एसेसरी ऑर्गन, यानी इनको हम कहते हैं सहायक जो जननांग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बाद आते हैं, इसको ना इनको सब डिवाइड किया गया है, इनको क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया है। फिर सिचुएशंस पे आते हैं कि आखिर फीमेल में ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ स्टोर होता है, ठीक है। फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे कि फीमेल में जो पेल्विक पोर्शन होता है, ठीक है, ये वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ होता है, जो आपका सॉरी जो आपका पेल्विस पोर्शन होता है, ठीक है, जो पेल्विस पोर्शन होता है वहां पर ये सिचुएटेड होती है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ऑर्गन्स को ना, ह्यूमन बॉडी को जनरली मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 3 कैटेगरी में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। मान सपोज दैट कि ये कोई मैं ह्यूमन बॉडी बना रही हूँ, ठीक है, ये कोई भाई साहब है, ठीक है, और ये यहां तक। मान लो कि मुझे इसको डिवाइड करना है, तो मैं इसको 3 हिस्सों में मेजरली डिवाइड कर सकती हूँ। ये जो आपका चेस्ट वाला जो हिस्सा दिखाई
यहाँ से जहां तक आपकी जो रिब्स वाला पोर्शन होता है, जहां पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, कौन सा पोर्शन कहते हैं इसको? थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड थोरैसिक, थोरैसिक कैविटी, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। सेकंड वन पे आते हैं, तो ये जो सेकंड वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है गुहा, ठीक है, उदर गुहा, ठीक है, उदर गुहा होती है। फिर आपकी थोरैसिक कैविटी होती है, थोरैसिक गुहा होती है, ठीक है। और हम थोड़े से नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा, नेक्स्ट जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विक, पेल्विस कैविटी, ठीक है। तो आप कह सकते हो उसको पेल्विक गुहा कहा जाता है, क्लियर है। सो हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो दिस इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी, ये याद रखना। अब पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट अगर ये होते हैं तो अब मैं आपको एक डायग्राम से आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हमने ये पूरा एक बार ओवरव्यू ले लिया। अब किसको क्या क्या कहते हैं, किस तरीके से इसका डिविजन होगा, तो वो और बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि हमें इसको पढ़ना कैसे कैसे है, इसको हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको ना दो तरीके से बात करेंगे, कैसे पढ़ोगे आप। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको डिवाइड करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने डिवाइड किया। अब हमें क्या पढ़ना है? तो मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले तो हमें पढ़ना है कि क्या भाई, तो आप पढ़ोगे कि पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। और सेकेंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, या सेकेंडरी ना करके इसको कह लो एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। दिस इज कॉल्ड द सहायक लैंगिक अंग, क्लियर है। यहां हम पढ़ेंगे सहायक लैंगिक अंग, ठीक है। अब सुनो कैसे पढ़ेंगे हम इसको, तो इसको और डिवाइड करेंगे। चलो, जो आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है इसमें हमें पढ़ना है किसको? इसमें पढ़ना है हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? ओवरी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? ओवरी। आप बोलोगे मैम इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया यही तो ओवा का प्रोडक्शन कर रहा है, यही तो ओवा प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। क्योंकि मेन तो क्या है? ओवा का प्रोडक्शन होना है ना। यहाँ तो सिर्फ ओवा का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने का काम होता है, ठीक है। ओवा का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका काम होता है, फर्टिलाइजेशन होने का काम होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होने का काम होता है। अगर ओवा ही नहीं बनेगा तो बाकी सारी प्रोसेसेस नहीं होती हैं। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, या फिर आप कह सकते हो प्राथमिक जनन अंग भी इसको हिंदी में कह सकते हैं, या जननांग भी कह सकते हो, प्राथमिक जनन अंग। ओवरी मीन्स आपका क्या? ओवरी मीन्स अंडाशय, क्लियर है। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, क्लियर है। चलिए, सो यहां पर आते हैं, ओवरी के बाद आओ। ओवरी में क्या प्रोड्यूस होगा? तो ये क्या करेगी? ओवा का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। ओवा प्रोड्यूस करेगी, या फिर हम कह सकते हैं अंडाणु का निर्माण, ठीक है। क्या करेगी? अंडाणु का निर्माण, ठीक है। सो पहले तो तुमको पूरा ओवरी के बारे में पढ़ना है। ओवरी का मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ोगे तुम इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। यानी कि ओवरी अंडाशय की जो संरचना है उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्लियर है। यहां लिख रही हूं मैं अंडाशय की संरचना, ठीक है बेटा। फिर क्या पढ़ना है? देखो, अंडाणु का जो निर्माण होता है ना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis, क्लियर है। इस प्रक्रिया का नाम याद रखना कि अंडाणु जो निर्माण महिलाओं के अंदर होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सो कहोगे oogenesis कहोगे। अभी कैसे होता है, क्या होता है, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुमको पूरा ये डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, है ना। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि एक चैप्टर में ना कंप्लीट कर दिया। मैं इतना पढ़ाऊंगी तुमको, इतना पढ़ाऊंगी, इतना डिटेल से एक एक चीज बताऊंगी ना कि तुम्हारे एग्जाम से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, सो अंडाणु के निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसी में हमें अब आगे क्या पढ़ना है तो वो सुनो, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे किसके बारे में, oogenesis हो गया, अंडाशय की संरचना हो गई, तो अंडाणु का निर्माण क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो भाई अगला स्टेप क्या बचा, मैम क्या आप अंडाणु के बारे में नहीं पढ़ाओगे, अरे भाई पढ़ना है हमें, ओवा का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है अंडाणु का स्ट्रक्चर, यानी कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है मैम, क्योंकि भाई अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि स्पर्म जो है, यानी कि जो शुक्राणु है, वो कैसे ओवम को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, कैसे उसकी आखिरी लेयर कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुक्राणु के भीतर, अब मैं कुछ यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ बेटा, क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ ना पूरा एनालिसिस के साथ पढ़ा रही हूँ, पूरा फॉरेस्ट मेंस के लिए बिल्कुल एक चीज मैंने देखी है। अदर एग्जाम्स में जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है वहां के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग जगह के क्वेश्चंस हैं, कुछ दूसरे आपकी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस है, तो वो लेके आ रही हूँ कि जो शुक्राणु हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, भैया स्पर्म के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो आपके अंडाणु को भेद के अंदर घुस जाता है। तो मतलब जो अंडाणु की दीवारें हैं, पहले तुमको उसको पढ़ना पड़ेगा कि अंडाणु की सबसे आउटर लेयर क्या होती है, इनर लेयर क्या कौन सी होती है, कोरोना लेयर किसको कहते हैं, इसमें भैया कौन से प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। सो अंडाणु की संरचना दैट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये पढ़ाऊंगी मैं पूरा कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या कहलाता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ये हमें पढ़ना है। जब ये सारी चीजें पढ़ लोगे, ओवम बन गया, स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है, अंडाणु की संरचना हमने पढ़ ली, oogenesis कैसे हो रहा है निर्माण पढ़ लिया, अंडाणु के भीतर की जो सारी संरचनाएं वो पढ़ ली कि अंडाशय की संरचना कैसे होती है, ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल किसको कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल किसको, सेकेंडरी oocyte किसको कहते हैं, प्राइमरी oocyte किसको कहा जाता है, और सेकेंडरी oocyte कब तक नहीं बनता, ये सारी प्रक्रियाएं बेटा हम सब इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मैम जब ओवम बन गया, तो अगर ओवम बन गया तो क्या होगा, यहाँ आओ मैम, अगर ओवम बना तो अगर ओवम बना तो मैं एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, अगर मैम ओवम बना तो वो यहाँ से क्या करेगा, रिलीज होगा। अच्छा डायग्राम दिखाना है मुझे, यहाँ, ठीक है मैम, अगर ये ओवरी है, ठीक है, अगर मैम ये ओवरी है तो हम कौन सा कलर ले लें, ये ले लो, ठीक है। चलो मैम अगर ये हमारी ओवरी है, ठीक है, तो ये ओवरी मैम, ये यहाँ पर तुम्हारा यूटरस है, ये क्या है, यूटरस वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये ओवरी इस पतली सी लाइन से जुड़ी होती है, कहां से, यूटरस से। एक साइड तो ये पतली सी लाइन से किससे जुड़ी रहेगी, यूटरस से जुड़ी रहेगी। मैं इसको व्हाइट कलर से करूं कि ग्रीन से करूं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं एक तरफ तो ये किससे जुड़ी रहेगी, तुम्हारे यूटरस वाले पोर्शन से जुड़ी रहती है। दूसरा बताओगे मैम कि ये एक तरफ जो है वो आपको इस तरीके से फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दिख रही है ना, उंगलियां समान, तो ये ओवरी एक तरफ यहाँ पर क्या होती है, इससे ज्वाइन होती है। अब सुनो, इसके अंदर जो ओवा बनता है, ओवा का मतलब बताया है भी, अंडाणु जो बनेगा, ये अंडाणु जो इसके अंदर से बन रहा है, इसका उपयोग कर लेती हूँ, ये अंडाणु जो इसके अंदर से बन रहा है, तो मैम ये कहाँ निकल रहा है, तो आप बताओगे कि मैम ये इस ट्यूब में निकल रहा है, दिख रहा है मैम, ये इस ट्यूब में जा रहा है, और ये ट्यूब से पहुंचते 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 कहां तक पहुंचेगा, यूटरस तक पहुंचेगा। तो अब इस ट्यूब के बारे में भी तुम पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस पूरी ट्यूब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैम इस ट्यूब को क्या कहते हैं, तो यहाँ ये ट्यूब से लेकर, और ध्यान से सुनते जाना बेटा, किससे बताऊं मैं तुमको, किससे दिखाऊं, इससे ही दिखा देती हूँ, ये अच्छा डायग्राम है, ठीक है। चलो देखो, ये यहां से लेके, ठीक है, सेम इस तरफ रहेगा और सेम उस साइड का भी रहेगा, सेम चीज यहाँ रहेगी और सेम चीज वहां रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो मैं इससे दिखाती हूँ, ये है तुम्हारी ओवरी, ये तुम्हारी ओवरी है। आप बताओगे मैम ओवरी एक तरफ इससे कनेक्टेड है, दिख रही है, एक तरफ यहाँ पे यूटरस से कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। मतलब एक तरफ ऐसे नहीं होता कि ओवरी जो है वो नीचे ऐसे झूल रही हो, ऐसा नहीं होता है। जो ओवरी होती है वो एक साइड में यूटरस से कनेक्ट होती है और दूसरी साइड में फैलोपियन ट्यूब से अटैच होती है, दिख रही है, ये दूसरी साइड आपकी फैलोपियन ट्यूब से क्या होती है, अटैच होती है, ताकि स्टेबल रहे, ठीक है। अब ये फैलोपियन ट्यूब से लेकर, देखो ये फैलोपियन ट्यूब से लेकर बेटा कहां तक का हिस्सा, आप बताओगे मैम, ये फैलोपियन ट्यूब से लेकर कहां तक का पूरा हिस्सा, वेजाइना तक का पूरा हिस्सा, और साथ में वल्वा का पोर्शन भी, ठीक है। ये जो है यहां से लेकर
ये पूरा यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हम किस में पढ़ते हैं, तो आप बताओगे कि मैम ये हम पढ़ते हैं सब के सब सेकेंडरी आपका जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें पढ़ा जाता है। तो चलिए हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें एसेसरी या सहायक अंगों में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब, द फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। पहला नंबर पे पढ़ोगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज अगेन डिवाइडेड इनटू द सम पार्ट्स। Fallopian tube is again divided into the some parts। वो कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। The second portion is called uterus। ठीक है, second portion is called uterus। third one is called cervix। fourth one is called vagina। ठीक है, एंड इतना पढ़ने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसको मैं ए लिख रही हूं। ठीक है, ए में तुमको ये चार चीजें पढ़ लेनी है। ठीक है, बी डालोगे तो बी बताओगे, बी वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। और जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है इसमें हम किसको पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं हम वल्वा। वल्वा को। क्लियर है? बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वेजाइना को एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया के अंदर या ऑर्गन के अंदर पढ़ लेते हैं। इट इज नॉट कंसीडर्ड दैट, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वेजाइना जो है वो आपका पार्ट होता है किसका, तो आप बताओगे डक्ट सिस्टम का। ए इज कॉल्ड द डक्ट सिस्टम। क्लियर है? ए जो रहेगा वो डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम में कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि डक्ट सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो बताना फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस भी है, सर्विक्स भी है, वेजाइना भी है, और ये सारे के सारे बी भी हो गया। और सी नंबर पे आपको पढ़नी है कुछ ग्लैंड। सी नंबर पे आपको पढ़नी है एक ग्लैंड जिसका नाम है बेटा क्या, जिसका नाम है ममेरी ग्लैंड। बी नंबर पे पढ़नी है एक ग्लैंड। ठीक है, सी नंबर पे पढ़नी है आपको एक ग्लैंड। अरे 3 नंबर पे पढ़नी है आपको एक ग्लैंड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ममेरी ग्लैंड। मैं लिख रही हूं यहां से, सी नंबर पे पढ़ोगे ममेरी ग्लैंड। व्हाट इज ममेरी ग्लैंड, तो आप बताओगे फीमेल में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जो ममेरी ग्लैंड होती हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं। तो ये भी एक्चुअली मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि ये पढ़ना है, यहाँ से ना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ममेरी ग्लैंड जो है क्या वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, तो आप कहोगे कि फीमेल के रिप्रोडक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है ममेरी ग्लैंड, क्योंकि यहाँ से जो कुछ फीचर क्रिएट होते हैं कि अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे के लिए कि भाई उसके लिए मिल्क का फॉर्मेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आपको ये पढ़ना है। सो एक बार मैं और फटाफट से रिवाइज कराती हूँ सेकेंडरी में, या फिर एसेसरी कह सकते हैं हम इसको। एसेसरी क्या बताया मैंने आपको, अरे मैं बार बार भूल जाती हूँ। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे मैम डक्ट सिस्टम, द ए इज कॉल्ड डक्ट सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड डक्ट सिस्टम हो गया। सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों में सबसे पहले डक्ट सिस्टम में फर्स्ट वन आएगा फैलोपियन ट्यूब। बेटा सब बताऊंगी यहाँ से मुझे दो चीजें बतानी है तुमको। दो चीजें कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड नेक्स्ट जो है आपका नेचुरल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। ठीक है, इन विवो और इन विट्रो होता है। चलो फिर सेकंड नंबर पे फैलोपियन के बाद पढ़ोगे यूटेरस। ठीक है, यूरेटस मत कह देना, यूटेरस कहना। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस। थर्ड वन में क्या था, हमें क्या पढ़ना था, हाँ दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, फोर्थ वन इज कॉल्ड वजाइना। ठीक है, और यहां पर पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में हमें क्या क्या पढ़ना था, तो दैट इज कॉल्ड वल्वा। ग्लैंड में हम पढ़ेंगे ममेरी ग्लैंड। ठीक है, इतना जो है वो हमें कंप्लीट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे बेटा, चलो देखते हैं, ये पढ़ाती हूँ मैं पहले या ओवा पढ़ाती हूँ, जैसा भी मुझे ठीक लगता है।
उसके बाद मैं देखती हूँ क्या शुरू करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रोसेस में आगे बढ़ना है, हम किस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। सो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को तैयार रखना, और इसके नोट्स जो है वो मैं बहुत जल्दी आपको पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बनी रहिए और देखते रहिए हमारे लेक्चर्स। अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।